तो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास की बात करें, हम मेंडल को डिस्कस कर रहे थे। हमने ये सारी बातें डिस्कस करी कि मेंडल ने जो गार्डन पी है उसको क्यों सेलेक्ट किया, और फिर हमने ये सारे पॉइंट देख लिए कि भाई गार्डन पी को सेलेक्ट करने के पीछे उसके क्या क्या रीजन थे। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि जो मेंडल का वर्क है वो सक्सेस हुआ। तो मेंडल के वर्क के सक्सेस होने के क्या रीजन रहे, क्यों मेंडल का वर्क जो है वो इतना सक्सेसफुल हो गया, उस उसके पीछे क्या रीजन थे, वो सारी बातें हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल्स वर्क। रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल्स वर्क। देखिए क्या रीजन रहे जिनकी वजह से मेंडल का वर्क जो है वो कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ। इसमें सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, मेंडल ने सही एक्सपेरिमेंटल मॉडल की चॉइस करी। तो पहला रीजन है हिज चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मॉडल। हिज चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मॉडल वो है, दैट इज गार्डन। मेंडल ने गार्डन पे सिलेक्ट किया था, चॉइस ऑफ मॉडल उसका अच्छा था, इसलिए उसका वर्क सक्सेस हुआ। दूसरा रीजन क्या है, देखो सेकंड रीजन ये कहता है हिज ही स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम। उसने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी किया। मतलब एक टाइम पर उसने एक कैरेक्टर को स्टडी किया। जब उसने क्रॉस कराया तो एक बार में एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया। ही स्टडीड he studied the inheritance of one character at one time। एक टाइम पर एक कैरेक्टर लिया। इसके अलावा उसने ना पूरी ईमानदारी से और पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम किया। उसने जरा भी बेईमानी नहीं बरती अपने काम में। तो हम ये बोल सकते हैं ऑनेस्टली एंड यस, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज वर्क। उसने अपने काम में पूरी ईमानदारी और पूरा डेडिकेशन दिखाया। इसके अलावा और क्या होता है रीजन इसका? और रीजन ये हो सकता है कि जो मेंडल है उसने हमेशा क्या करा, एनालाइज किया वर्क को राइटिंग में। उसने सारे वर्क को रिटर्न में लिख लिया। मतलब जो जो कैरेक्टर उसने देखे, जो चीजें उसने ऑब्जर्व करी, वो सारी बातें वो नोट करता गया, लिखता गया। और उसने वहां पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया अपने वर्क में, कि मान लीजिए रिजल्ट कुछ आया और उसने थोड़ा मैनिपुलेट करके उसको लिख दिया, अपने तरीके से उसको लिख दिया। ऐसा नहीं, जैसा रिजल्ट उसको देखने को मिला उसने वही चीजें लिखी। हम ये बोल सकते हैं ही ऑलवेज he always analyze his work in written। सारी बातें रिटर्न में थी उसकी या राइटिंग में थी। एंड
नेवर मैनिपुलेटेड हिज डेटा, उसने डेटा को बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं किया, चेंज नहीं किया। एंड नेवर मैनिपुलेटेड या मैनिपुलेटेड हिज डेटा, उसने अपने डेटा को, अपने वर्क को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं किया, जो चीजें लिखी थी उनको बिल्कुल बदला नहीं। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इन्होंने मैथमेटिकल टूल्स यूज किए, मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें इन्होंने अप्लाई करी, यूज करी बायो के अंदर। तो ही यूज्ड सम मैथमेटिकल टूल्स for for the analysis of his work या his data। और क्या यूज किया इसने, लाइक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब इन्होंने अप्लाई किया। इसके बाद नेक्स्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक कैरेक्टर का जो सिंगल डेटा था, हर एक सिंगल डेटा का इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया। He maintained track record of every single data, every single data and calculated the ratio to accuracy, पूरी एक्यूरेसी के साथ इन्होंने रेशियो को कैलकुलेट किया। ये सारी बातें मेंडल ने करी, ठीक है। लेकिन मेंडल के जीते जी उसके काम का क्रेडिट उसको नहीं मिल पाया, उसका वर्क उसके लाइफ टाइम में रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया और मेंडल 1884 में मर गया किडनी डिसऑर्डर की वजह से। इनका देहांत हो गया बेचारे का। देखिए, तो हम ये बोल सकते हैं ही डाइड इन 1884 ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर। किडनी खराब हो गई थी मेंडल की, इस वजह से मर गया ये। विदाउट his work was recognized, तो इसके जीते जी इसका वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। तो मेंडल के जीते जी मेंडल का वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, नॉन रिकॉग्निशन रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे, अब हम उन रीजन को समझेंगे कि मेंडल को के वर्क को या मेंडल के वर्क के रिकॉग्नाइज ना होने के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, तो उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं।
तो ये नोट कर लिया होगा आपने सारे रीजन। अब हम आगे बात करते हैं और समझते हैं रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। देखिए आगे हम बात करते हैं रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल वर्क के नॉन रिकॉग्निशन के क्या क्या रीजन थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क उसके लाइफ टाइम में रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। तो इसमें देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मेंडल ना, जब मेंडल अपने लॉ वगैरह या अपने वर्क को पब्लिश कर रहा था तो उस टाइम पे लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं, क्योंकि उस टाइम पर जो साइंटिस्ट थे वो सब डार्विन की थ्योरी सुनने में व्यस्त थे, बिजी थे, क्योंकि वो टाइम डार्विन का था और डार्विन उस टाइम पे बहुत फेमस था। डार्विन कई लॉ दे रहा था, कई सारी बातें बता रहा था, तो लोग डार्विन को सुनने में ज्यादा बिजी थे। इस वजह से मेंडल की बात कोई नहीं सुन पाया। दूसरी बात, मेंडल ने अपने इस वर्क को जिस जर्नल में पब्लिश किया वो जर्नल ज्यादा पढ़ा ही नहीं जाता था। लोग उसको ज्यादा मानते, बेकार मानते थे लोग उसको, उतना पढ़ते नहीं थे। इसलिए लोगों ने मेंडल की बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो पहला रीजन ये है भाई, द टाइम द टाइम व्हेन Mendel's the time when Mendel's work were published, the whole scientist, the whole scientist या हम बोल सकते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड was busy busy in studying डार्विनिज्म। सब डार्विन की बातें सुनने में बिजी थे। इसके अलावा सेकंड रीजन क्या बताया हमने आपको? सेकंड रीजन ये था कि द साइंटिफिक जनरल the scientific journal in which Mendel's work were published were published as as a limited distribution। वो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, इतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता था। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं मेंडल जो था वो बहुत पोलाइट था और एडोमेंट टाइप बिहेवियर था उसका, मतलब उसका नेचर एक संत जैसा था, जिद्दी बिहेवियर संत जैसा उसका था कि भाई मैंने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब किसी को पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़े। तो मेंडल कैसा था? उसका पोलाइट बिहेवियर था, पोलाइट एंड एडोमेंट नेचर था इसका। एडोमेंट नेचर ऑफ मेंडल। तो उसने ज्यादा कोई एफर्ट नहीं किए, उसने अपना काम किया पूरी ईमानदारी से। फिर अगर लोग मानते हैं उस बात को तो माने,
और लोग नहीं मानते तो ना माने, क्योंकि मेंडल एक्चुअल में क्या था, एक संत ही था। तो संतों का तो यही होता है कि भाई हमने अपना काम कर दिया है, अब आप इसको मानना चाहो तो मानो, नहीं मानना चाहो तो ना मानो। इसके बाद क्या हुआ, जब मेंडल का रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, तो मेंडल के पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल नगेली। कार्ल नगेली ने सेल मेम्ब्रेन टर्म दी थी। कार्ल नगेली आए मेंडल के पास, ये थोड़े ठीक ठाक साइंटिस्ट थे, थोड़े लोग इनकी बातों को मानते थे। ये नगेली के पास गए, उसके पास मेंडल के पास गए नगेली, और नगेली ने मेंडल से बोला कि भाई मेंडल देखो, तुम्हारे वर्क को ना ऐसे रिकॉग्निशन तो मिल नहीं रहा, लोग मान नहीं रहे, तो तुम एक काम करो, तुम हॉक प्लांट जो है जिसको बोलते हैं हाइरेसियम प्लांट, इन्होंने बोला इस पे तुम अपने सारे कैरेक्टर, जो प्लांट, जो आपने पी प्लांट के जो कैरेक्टर है ना, जो पी प्लांट वाले रिजल्ट आए हैं, वो सारे रिजल्ट आप इस प्लांट पे ले आओ, तो मैं इसको अपने जो जर्नल है उसमें मैं इसको छपवा दूंगा, और लोग इसको फिर पढ़ने लगेंगे, आपका वर्क ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो मेंडल ने मना कर दिया, मेंडल ने बोला मैं ऐसा काम नहीं करूंगा भाई, मैं इसमें नहीं छपवाऊंगा, क्योंकि या मैं इस प्लांट के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं पी प्लांट पे ही काम करूंगा। तो इसके बाद क्या था, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ही वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट सिमिलर रिजल्ट ऑन हायरेसियम प्लांट, इसको बोलते हैं हॉकवीड। हॉकवीड एज सजेस्टेड बाय कार्ल नागेली। ठीक है, कार्ल नागेली के लिए ना ये बात याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, गेव टर्म सेल मेम्ब्रेन, इन्होंने ये टर्म दी थी सेल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने, मेंडल ने मना कर दिया कि वो ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि जो मेंडल के आइडिया थे, जो बातें मेंडल ने बताई थी, वो उस टाइम से बहुत आगे की थी। हिज आइडिया हिज आइडियाज वर अहेड अहेड ऑफ दैट टाइम, उस टाइम से बहुत आगे के आइडिया थे। और उसने क्या कर दिया था, उसके जो यूज थे, हिज यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स उसने यूज किया, और एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी was not understood was not understood by scientists of that time। तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, वो मेंडल के जो थॉट हैं, जो मेंडल के आइडिया हैं, जो मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यूज करी, उसको वो लोग समझ नहीं पाए, इसलिए भी मेंडल का वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है कि जिसकी वजह से मेंडल का वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था। इसके बाद मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई, और रीडिस्कवरी करी थी 3 साइंटिस्टों ने, कोरेंस, ह्यूगो डिवेरिस और चेसर मैक ने। इन्होंने डिस्कवरी करी, और इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करके ये बताया, जो बातें मेंडल ने बताई हैं वो सारी बातें सही हैं। मतलब इन्होंने
मेंडल के वर्क को एक बुक में पब्लिश किया, एक जर्नल में, साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया, और इन्होंने सारी बातें कही कि मेंडल ने ऐसे ऐसे बताया है। इन्होंने खुद उस चीज का क्रेडिट नहीं लिया। इन्होंने जो बातें मेंडल ने बताई थी, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करके इन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो मेंडल को दिया कि मेंडल ने ऐसे ऐसे या इस तरह से इनहेरिटेंस को बताया है। तो फिर उसके बाद मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिला उसकी डेथ के बाद। उसकी डेथ के लगभग 16 साल के बाद मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिला और मेंडल को बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। देखिए, तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। थ्री साइंटिस्ट थ्री साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली मतलब ऐसा नहीं इन्होंने एक साथ काम किया, इन्होंने अलग अलग काम किया। रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। और कौन कौन साइंटिस्ट थे वो? देवर पहले थे कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस जो कि जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट। दूसरे थे ह्यूगो डिवेरीज। ह्यूगो डिवेरीज ये हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। और तीसरे थे एरिक वॉन चेसरमैक। एरिक वॉन चेसरमार्क। चेसरमार्क जेनी सियू। जेनी सेग। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रिया से। ये ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने अलग अलग मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। फिर जो ह्यूगो डिवेरीज थे उन्हें मेंडल का एक पेपर मिला और उन्होंने उस पेपर को रीप्रिंट करा दिया एक साइंटिफिक जर्नल में जिसका नाम है फ्लोरा। ह्यूगो डिवेरीज ह्यूगो डिवेरीज फाउंड द पेपर ऑफ मेंडल। इन्हें मेंडल का पेपर मिला एंड गॉट इट रीप्रिंटेड। उन्होंने उसको रीप्रिंट करवा दिया। रीप्रिंटेड इन फ्लोरा। किस में रीप्रिंट कराया? फ्लोरा में कराया। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक साइंटिफिक जर्नल है। और ये कब कराया गया था? ये कराया गया इन 1901। ठीक है, कार्ल कॉरेंस ने क्या करा? कार्ल कॉरेंस ने
जो मेंडल ने दो जनरलाइजेशन दिए थे उनको लॉ में कन्वर्ट कर दिया। कार्ल कोरेंस कन्वर्टेड टू जनरलाइजेशन of Mendel's into two law टू लॉ दो लॉ में कन्वर्ट कर दिया। और वो कौन से थे? दे वर वो लॉ बने, एक है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी। तो ये हो गया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, कि मेंडल के वर्क को किस तरह से रीडिस्कवर किया गया। वो यहाँ तक हमने समझ लिया, इसे नोट करें। फिर हम बात करते हैं पोस्टुलेट एंड लॉज ऑफ मेंडल के बारे में, कि मेंडल ने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए, कौन कौन से लॉ दिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्टुलेट एंड लॉज ऑफ मेंडल। पोस्टुलेट एंड लॉज ऑफ मेंडल, मेंडल के लॉ और मेंडल के पोस्टुलेट। देखो इसमें ना, यदि हम आगे बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मेंडल ने कुछ लॉ दिए और पोस्टुलेट दिए। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि ये पोस्टुलेट क्या होता है, या ये जो लॉ होते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो पोस्टुलेट या लॉ में यदि हम डिफरेंस समझेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि कोई भी एक स्टेटमेंट दिया आपने, कोई भी एक स्टेटमेंट जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया गया है वो पोस्टुलेट कहलाएगा। ठीक है। और जब वही स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाए तो वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि उस एक्सपेरिमेंट का फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए या उस लॉ को ब्रेक कर दिया जाए, तो जब वो लॉ ब्रेक हो जाए तो वो अगेन क्या होता है, हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो जाता है या पोस्टुलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके पोस्टुलेट और लॉ के अंदर। ये डिफरेंस आपको समझना पता होना चाहिए कि लॉ और पोस्टुलेट में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेंडल ने कुछ पोस्टुलेट दिए जो फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होने के बाद लॉ में कन्वर्ट हुए। तो मेंडल अब देखिए, मेंडल ने चार पोस्टुलेट दिए। मेंडल के फोर पोस्टुलेट, मेंडल gave फोर पोस्टुलेट आउट ऑफ विच, जिसमें से पहले तीन पोस्टुलेट मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे, और चौथा पोस्टुलेट डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। तो मेंडल gave फोर पोस्टुलेट आउट ऑफ विच फर्स्ट थ्री पोस्टुलेट, जो पहले तीन पोस्टुलेट थे, वर बेस्ड ऑन मोनो
hybrid cross, while fourth postulate were based on डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था, ठीक है। और फिर इन पोस्टुलेट को बाद में लॉज या प्रिंसिपल में कंसिडर किया गया। दीज वर कंसिडर एज लॉज या फिर प्रिंसिपल्स, लॉज में या इनको प्रिंसिपल में कंसिडर किया गया। तो आज हमने पोस्टुलेट की हेडिंग पढ़ ली कि पोस्टुलेट लॉ क्या होते हैं, कितने पोस्टुलेट कितने लॉ मेंडल ने दिए। नेक्स्ट क्लास में हम इन लॉज को और पोस्टुलेट को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, यहाँ तक करके रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।